हेलो एवरीवन, नमस्कार। जुडिशरी विंग्स बाइक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बीएनएसएस का एमसीक्यू का सीरीज कर रहे हैं। उस सीरीज का ये सेकंड पार्ट है जो आप सभी लोग देख रहे हैं। तो जितने भी लोग अभी लाइव हैं वो कमेंट कर अपना हाय हेलो करके बताइए। और एक चीज़ और बताइए, क्या मैं ऑडिबल हूँ या नहीं। अगर मैं ऑडिबल हूँ तो यस करके आप लोग कमेंट करिए। और हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं पहले ही बता दिया था कि अब क्या हो गया है, सीआरपीसी की जगह एनएसएस आ गया है, अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब सीआरपी की जगह है। तो आपका जो पीसीएसजे और एपीओ का जो एग्जाम होगा, अब जो क्वेश्चंस आएंगे प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में, वो आपका बीएनएसएस से आएगा। अर्थात जो नए क्रिमिनल लॉ हैं उससे क्वेश्चंस आएंगे। तो अब हम लोग ये एमसीक्यू का पार्ट कर रहे हैं। तो बीएनएसएस से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे या बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज के माध्यम से करेंगे, जिससे आपका प्री का एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो हम लोग ये टॉपिक वाइज कर रहे हैं। ये जो एमसीक्यू सीरीज है, जितने भी लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं वो उनको पता होगा कि पार्ट 1 हो चुका है, अब ये पार्ट 2 का वीडियो है। इसी ऐसे ही हम लोग और भी अदर सब्जेक्ट्स के लेके आएंगे एमसीक्यू सीरीज, ताकि आप सभी का प्री के एग्जाम में बहुत फायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सेशन। चलिए, ये अपना नायक बैच है। नायक बैच में आप स्पेशली उन छात्रों के लिए है जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो नायक बैच में आप सभी लोग जुड़ जाइए। इसकी जो फीस है मात्र 199 रुपए है। इसके माध्यम से आपका डेमो वगैरह क्लासेस सारी कुछ रहेंगी, आप लोग देख लीजिए इसको और बैच में ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो नीचे पट्टी पे एक मोबाइल नंबर चल रहा होगा, उस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, जो आज का टॉपिक रहेगा पहला, वो है कंप्लेंट। ठीक है, कंप्लेंट। ये पहले जो सीआरपीसी थी, सीआरपीसी का सेक्शन 2D में इसका डिफिनेशन था कंप्लेंट का। अब आप लोग कमेंट कर बताइए कि बीएनएसएस के किस सेक्शन में बताया गया है, कंप्लेंट की परिभाषा को बताया गया है। आप लोग कमेंट कर इसका आंसर करिए। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2H कैन बी। बताइए, जो बीएनएसएस का सेक्शन 2H है वो डिफाइन करता है कंप्लेंट को। ठीक है, कंप्लेंट को बीएनएसएस का कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है? 2 का सब क्लॉज H। तो कंप्लेंट में क्या आता है? क्या कंप्लेंट रिटन में होगा या ओरल होगा या रिटन और ओरल दोनों होगा या डी नन ऑफ दी एबव? तो आप लोग देखकर बताइए, आप लोग बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, रिटन होगा या ओरल होगा। तो कोई भी पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति की तरफ से कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है, चाहे वो रिटन माध्यम से करे या ओरली करे, मतलब बोल के करे, तो कंप्लेंट आपका हो जाएगा। ये रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लेंट मींस, कंप्लेंट का अर्थ क्या होता है? अर्थात जब आप बीएनएसएस का सेक्शन 2 का सब क्लॉज H पढ़ेंगे तो कंप्लेंट के बारे में बताया गया है कि कंप्लेंट क्या होगा। तो देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन रिटन टू अ पुलिस ऑफिसर। अर्थात कोई एलिगेशन जो ओरली या रिटन में या राइटिंग में किससे किया जाता है? पुलिस ऑफिसर से। ऑप्शन भी बात कर रहा है, एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट टू टेक एक्शन अगेंस्ट नोन और अननोन पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस। अर्थात कोई एलिगेशन जो ओरली या रिटन माध्यम से मजिस्ट्रेट को
किया जाता है क्या करने के लिए? एक्शन लेने के लिए किसी नॉन व्यक्ति, अर्थात जो कोई अगर नॉन व्यक्ति है या अननोन व्यक्ति है या कोई अननोन व्यक्ति है, उसके खिलाफ में क्या लेने के लिए? एक्शन लेने के लिए जिसने कोई ऑफेंस किया हो, कमिटेड एन ऑफेंस। अब अननोन पर्सन में आएगा, जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको किसी ने आपसे गाली गलौज किया और मारपीट किया, वो आपका अननोन, आप उसको नहीं जानते पहचानते, तो ऐसे लोग क्या हो जाते हैं? अननोन पर्सन होते हैं। या आपको किसी ने फोन पे धमकी दी, मारने पीटने की, जान से मारने की धमकी, आप उसको नहीं जानते, तो वो अननोन में आ जाएगा। नोन वो होता है जो आपका जानने वाला है, अर्थात आपका दोस्त आपको गड्ढे में धकेल दिया, है ना, दोस्त लोग गड्ढे में धकेल देते हैं। चलिए, और जो ऑप्शन सी है पुलिस रिपोर्ट, तो आप लोग, और डी चार्ज। तो बताइए क्या होता है कंप्लेंट? क्या होता है? तो कंप्लेंट होता है एनी एलिगेशन मेड टू ओरली और रिटन टू अ मजिस्ट्रेट टू टेक एक्शन अगेंस्ट नोन और अननोन पर्सन। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कंप्लेंट में रिलेट टू, कंप्लेंट किससे रिलेट करता है? अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, या बी बोथ ए एंड बी, या डी मस्ट बी फॉर अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एज द पुलिस हैज नो पावर टू इन्वेस्टिगेट इन सच ऑफेंस। बताइए आप लोग। देखिए, जो कंप्लेंट होता है उसको आप कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी कर सकते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों में कर सकते हैं। तो जो आपका सही आंसर होगा वो ये दोनों होगा, अर्थात आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर आप लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, या जो नीचे मोबाइल नंबर चल रहा है वहां से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। Which of the following statement is not true as per the BNSS? बताइए क्या सही नहीं है? कंप्लेंट के विषय में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। यहां पर मैंने बोला था नॉट को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, नॉट को ध्यान से पढ़िए, और क्योंकि क्वेश्चंस यहीं पे कंफ्यूज करता है। अ कंप्लेंट इज मेड अगेंस्ट नोन पर्सन ओनली, क्या सिर्फ नोन पर्सन के अगेंस्ट में कंप्लेंट किया जा सकता है? तो जी नहीं। अ कंप्लेंट मेड टू अ मजिस्ट्रेट, क्या कंप्लेंट सिर्फ मजिस्ट्रेट से किया जा सकता है? या कंप्लेंट में बी मेड ओरली, या कंप्लेंट को सिर्फ ओरली ही किया जाएगा, या कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, या एक जो कंप्लेंट होता है उसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होता है। तो बताइए क्या सही आंसर होगा आपका? तो सही आंसर आपका ये होगा ऑप्शन ए, अ कंप्लेंट इज मेड अगेंस्ट नोन पर्सन ओनली। बिल्कुल नहीं, कंप्लेंट नोन और अननोन, अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे, नोन और अननोन दोनों के खिलाफ में किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ कंप्लेंट। कंप्लेंट का मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या होता है? एन एलिगेशन ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, एन एलिगेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ राइट, या सी एन एलिगेशन ऑफ सम फिजिकल इंजरी, या डी एन एलिगेशन ऑफ एन ऑफेंस विद अ व्यू टू टेक एक्शन। बताइए कंप्लेंट का सबसे एसेंशियल पार्ट क्या होता है, या सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या होता है? तो जो सबसे एसेंशियल होता है वो होता है एन एलिगेशन ऑफ एन ऑफेंस विद अ व्यू टू टेक एक्शन।
जब तक आप एक्शन लेने की बात या एक्शन नहीं लेना है तो कंप्लेंट कैसे होगा? तो ये आपका ऑप्शन डी सही है, डी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2H ऑफ BNSS? किसको एक्सक्लूड कर दिया गया है कंप्लेंट की जो परिभाषा थी उससे? बताइए, प्रोटेस्ट पिटिशन, ज्वाइंट कंप्लेंट, सी पुलिस रिपोर्ट या डी नन ऑफ द एबव? तो जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है which one of the following statements does not come under the definition of complaint under section 2H of the BNSS? Complaint is an oral or written allegation. B, आप लोग को दिखाई दे रहा है, it is to be made only to the magistrate, या सी it is related to some person known or unknown who has committed an offense, या डी police report made after investigation which discloses the commission of a cognizable offense? आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुलिस रिपोर्ट मेड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ एन कॉग्निजेबल ऑफेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बात कर रहा है आ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन the commission of non-cognizable offense shall be deemed to be a, बताइए क्या होगा? पुलिस एक रिपोर्ट बनाती है जो क्या करती है, डिस्क्लोज करती है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ इन कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो वो क्या होगा? तो वो कंप्लेंट होगा। आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए वो आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज क्या है? सेम क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन चेंज है। क्योंकि चेंज इसलिए क्योंकि क्वेश्चन कई तरीके से आ सकते हैं, 2-3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करें, परेशान ना हो, उसके लिए कंफ्यूज ना हो। तो इसमें भी कंप्लेंट ही होगा। इसको क्या कहा जाएगा? डीम्ड कंप्लेंट, अर्थात ये भी कंप्लेंट की ही श्रेणी में आएगा। डीम्ड का मतलब होता है जिसको मान लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। अब आप लोग बताइए इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करता है या मजिस्ट्रेट या कोर्ट अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त करती है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कर सकता है। और जो इंक्वायरी है वो कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट कर सकता है या कोर्ट कर सकती है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात कर रहा है विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस डिफाइंस इंक्वायरी। बताइए बीएनएसएस का कौन सा सेक्शन है जो इंक्वायरी को डिफाइन करता है? सेक्शन 2 के, सेक्शन 20, सेक्शन 0 या सेक्शन 2 के? चलिए यहां पर एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कि कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, क्योंकि आप देखेंगे तो सेक्शन 2H और 2 के एक साथ हो गया है, तो मतलब 2 के 2 बार है।
तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो 2K ही होगा, ठीक है, 2 का सब क्लॉज के। तो यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो किसी एक को आप लोग हटा सकते हैं। तो जो आपका सही आंसर है वो है 2K। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है इंक्वायरी अंडर बीएनएसएस इज कंडक्टेड बाय। इंक्वायरी किसके द्वारा कंडक्ट होता है या किया जाता है? मैंने अभी बताया था जब टॉपिक शुरू हुआ था कि इंक्वायरी को कौन कंडक्ट कर सकता है। तो इंक्वायरी को या तो मजिस्ट्रेट कर सकता है या कोर्ट कर सकती है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच इज कंडक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट विद व्यू। बताइए। फाइंड आउट अ प्राइमा फेसी केस, या बी कन्विक्ट द एक्यूज, या सी ऑथराइज रिमांड ऑफ द एक्यूज, या डी रिलीज द एक्यूज्ड। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, फाइंड आउट अ प्राइमा फेसी केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है which one of the following correct for an inquiry in BNSS? It is a trial under the code by magistrate or court, या B it is other than a trial under code by a magistrate or a court, या C it always relates to an offense and not otherwise, या D it always illuminates it convicted or acquittal। चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो जो इंक्वायरी के बारे में पूछा गया है कि इंक्वायरी के विषय में क्या चीज सही है, वो है आपका ऑप्शन बी। बी क्या बात कर रहा है? इट इज अदर देन अ ट्रायल, ठीक है, ये ट्रायल के अतिरिक्त होता है, अंडर द कोड अर्थात बीएनएसएस के अंतर्गत, बाई मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट। समझ में आया? कौन कर सकता है इंक्वायरी? इंक्वायरी को या तो मजिस्ट्रेट कर सकता है या कोर्ट कर सकता है। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट, देखिए इनकरेक्ट या इसको नॉट मान लीजिए, रिस्पॉन्स अंडर बीएनएसएस इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय अ कोर्ट, या ऑप्शन बी है इंक्वायरी इज कंडक्टेड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, या सी इंक्वायरी इज कंडक्टेड प्रायर टू फ्रेमिंग द ऑफ द चार्ज, या डी इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट। अब आपको इसमें इनकरेक्ट रिस्पॉन्स बताना है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बताइए। तो इसका सही आंसर होगा इंक्वायरी इज कंडक्टेड प्रायर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी इंक्लूडिंग अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर द बीएनएसएस बाय अ मजिस्ट्रेट। दूसरा बात कर रहा है इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर द बीएनएसएस बाय अ मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट, या सी बात कर रहा है इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द proceeding under the BNSS for the collection of evidence conducted by a magistrate, या D all of the above। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर द बीएनएसएस बाय अ मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है when a complaint is presented to a magistrate and the magistrate proceed to examine the complaint and the witnesses, the magistrate is conducting investigation, is conducting inquiry, is conducting trial, या D
इज कंडक्टिंग बोथ ए एंड सी। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मजिस्ट्रेट इज कंडक्टिंग इंक्वायरी। आपका ऑप्शन बी सही है। आप लोगों को अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग प्लीज बताइए। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना ये क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन्वेस्टिगेशन अंडर द बीएनएसएस इज कंडक्टेड बाय। इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा? बीएनएसएस में जो प्रावधान किया गया है उसके माध्यम से। तो जो ऑप्शन है ए पुलिस ओनली, बी बात कर रहा है बोथ पुलिस एंड कोर्ट, या सी द कोर्ट ओनली, या डी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? डी, अ पुलिस अंडर द डिस्क्रिशन ऑफ द सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। चलिए, तो सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। चलिए नेक्स्ट बात कर रहा है द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही, इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो इन्वेस्टिगेशन का जो उद्देश्य होता है वो होता है टू कलेक्ट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। ठीक है, ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन 2I ऑफ बीएनएसएस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात किया गया है तो इसमें से कौन सा कथन है वो गलत है? इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट, या सी इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, या डी बोथ ए एंड बी। तो यहां पर जो गलत होगा वो होगा सी, इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको आप लोग पढ़िए। इन्वेस्टिगेशन इज मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, द ऑब्जेक्ट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट एविडेंस। तीसरा बात कर रहा है इन्वेस्टिगेशन इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है? चलिए नहीं होता, ठीक है, नहीं। चौथा बात कर रहा है इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, एकदम सही है। अब इसमें से आपको सही आंसर देखना है, तो इसमें से 1 2 4 देख लीजिए, 3 तो गलत है ही है, 1 2 4 आपका सही है। सबसे जो सरल क्वेश्चन होता है ना, वो यही वाला होता है। इससे डरने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप इतना बड़ा क्वेश्चन देखेंगे डर लग जाता है, लेकिन इसमें से अगर आपको 1 2 का भी आंसर पता है तो आप पूरा सही कर ले जाएंगे। जैसे इन्वेस्टिगेशन इज मेड बाय पुलिस ऑफिसर, सही है। द ऑब्जेक्ट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन टू कलेक्ट एविडेंस, ये भी सही है ना। जो इन्वेस्टिगेशन का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ में एविडेंस कलेक्ट करना, ठीक है, या एविडेंस कलेक्ट करना होता है इन्वेस्टिगेशन का जो उद्देश्य होता है, ठीक है। तीसरा बात कर रहा है इन्वेस्टिगेशन है जुडिशियल प्रोसीडिंग, बिल्कुल नहीं। इंक्वायरी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, पुलिस ऑफिसर द्वारा किया गया कोई भी जो कार्य होता है वो जुडिशियल नहीं होता है। वो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव कार्य होता है, तो ये जुडिशियल नहीं होता। ये गलत हो गया, है ना। तो अगर आपको यही पता है, यही है, अब चौथा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं। अब आप देख लीजिए कि 3 कहां पर है। 3 जहां भी हो उसको एकदम ऐसे कट कर दीजिए। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो बाकी बचा आपका ये। अगर आपको एक भी आंसर पता है तो भी आपका सही हो जाएगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है with respect to definition of investigation where any provisions of special act or inconsistent with provision of संहिता।
चलिए ऑप्शन है प्रोविजन ऑफ संहिता शैल प्रिवेल, है ना, क्या स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा या जो कोड है या संहिता है वो प्रिवेल करेगा, उसके जो सेक्शंस है या उसमें जो प्रावधान किए गए हैं क्या प्रिवेल करेगा, है ना। चलिए तो प्रोविजन ऑफ संहिता शैल प्रिवेल, या हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन शैल बी डन, या सी प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट शैल प्रिवेल, या जो आपका इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ जज, या जो जज का विवेक बुद्धि है उस पे ये डिपेंड करेगा। तो देखिए जब बात आती है स्पेशल एक्ट और बाकी एक्ट के बारे में तो जो प्रिवेल करता है वो हमेशा स्पेशल एक्ट प्रिवेल करता है, ठीक है। अगर कभी भी बीएनएसएस में या किसी और स्पेशल एक्ट में अगर किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वहां पे स्पेशल एक्ट हमेशा प्रिवेल करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे थोड़े से कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में बात कर रहा है। अभी बात हुई थी हम लोगों की कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है, क्या इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग है, तो जी नहीं, इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन है Which of the following section of BNSS defines the term judicial proceeding? कौन सा सेक्शन है जो जुडिशियल प्रोसीडिंग को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो जो सेक्शन 2 का M है वो बात करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी प्रोसीडिंग ड्यूरिंग विच एविडेंस इज टेकन ऑन ओथ, क्या टेकन ऑन ओथ इज कॉल्ड, which proceeding during which evidence taken on oath is called, क्या कहा जाता है जब भी कोई एविडेंस को ओथ के माध्यम से लिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, क्या इंक्वायरी कहा जाता है या इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है या शोन स्टेटमेंट कहा जाता है या डी जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है जुडिशियल प्रोसीडिंग उसको कहा जाता है जब भी कोई भी कथन या एविडेंस किस पे लिया जाता है, ओथ के माध्यम से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसमें से जो ये नीचे चार बातें कही गई हैं, 4 सेंटेंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। चलिए हियरिंग बाय अ जज, हियरिंग बाय अ पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, या सी बात कर रहा है हियरिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, या डी हियरिंग बाय अ मजिस्ट्रेट। आप इसमें से बताइए कि इसमें से कौन सा जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, तो बताइए। देखिए जो आर्बिट्रेटर होता है, जब हम लोग बीएसए पढ़ेंगे तो आर्बिट्रेटर कोर्ट नहीं होता है। जज एविडेंस ले सकता है, कोई अथराइज पर्सन जो क्या अथराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए कोर्ट के माध्यम से, तो वो क्या है, वो भी आ जाएगा, वो भी ले सकता है, डी भी ले सकता है, मजिस्ट्रेट भी ले सकता है, बट आर्बिट्रेटर नहीं ले सकता। इसलिए आर्बिट्रेटर की जो प्रोसीडिंग होती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। चलिए जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 24 of BNSS, section proceeding under section 248 of BNSS, या C a magistrate holding a test identification parade, या D proceeding under section 233 of BNSS। चलिए बताइए, तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, अ मजिस्ट्रेट होल्डिंग अ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है। अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होता है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जब आप बीएसए का यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन कौन सा देखेंगे?
जब आप उसका सेक्शन 7 पढ़ेंगे तो वहां पे बात किया गया है आइडेंटिफिकेशन परेड की। आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसपे अभियुक्त को पहचानना है। अब अभियुक्त को पहचानने के लिए क्या किया जाता है कि जितने भी संदेह में व्यक्ति होते हैं या अपराधी होते हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। उनको जब इकट्ठा किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष वो विक्टिम उस व्यक्ति की जो पहचान करता है ना, आप लोग फिल्मों में देखते होंगे ना कि खड़ा किया जाता है लाइन से, फिर उसमें से पहचान कराया जाता है कि किस व्यक्ति ने आपको मारा पीटा या जो भी कुछ है अपराध कारित किया, तो वो होता है आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड मजिस्ट्रेट के समक्ष में किया जाता है, बट ये जो प्रोसीडिंग होती है ये जुडिशियल नहीं होती है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये करते तो मजिस्ट्रेट हैं लेकिन ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है। अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के इस सेशन का। तो लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग इज नोन एज जुडिशियल प्रोसीडिंग। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें से कौन सी प्रोसीडिंग जुडिशियल नहीं है। अब इसमें से आपको 4 में से बताना है कि इनमें चारों में से कौन सी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। तो पहला बात कर रहा है इन्वेस्टिगेशन क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग है? नहीं है। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग है? नहीं है। अब कुछ लोग अभी दिमाग लगा लेंगे, ठीक है। सी बात कर रहा है इंक्वायरी एंड ट्रायल, इस पे भी थोड़ी देर में बात कर लेते हैं। डी बात कर रहा है ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन, तो क्या यह जुडिशियल प्रोसीडिंग है? नहीं है। तो क्या है जुडिशियल प्रोसीडिंग? इंक्वायरी एंड ट्रायल। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहां तो इंक्वायरी था और इंक्वायरी को तो आपने जुडिशियल प्रोसीडिंग बताया है, तो क्यों नहीं है? तो भाई जब इंक्वायरी के साथ में इन्वेस्टिगेशन आ गया तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, क्योंकि एक साथ है। यहां पर हो गया ट्रायल के साथ में इन्वेस्टिगेशन है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ट्रायल तो जुडिशियल है बट ये इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, और यहां पर इंक्वायरी और ट्रायल दोनों जुडिशियल प्रोसीडिंग है। जैसे आप जब बीएनएसएस पढ़ते हैं या जब आप सीआरपीसी पढ़ते हैं तो ये होता है कि अगर कई तरीके के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं और उसमें से अगर कोई एक कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है तो जो सारा अपराध हो गया, जो नॉन कॉग्निजेबल भी ऑफेंस था, वो भी कौन सा अपराध हो जाएगा? कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे यहां पर भी है कि इन्वेस्टिगेशन आ गया बाकी जुडिशियल प्रोसीडिंग के साथ में, तो पूरा का पूरा जो प्रोसीडिंग होगा वो जुडिशियल नहीं होगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक है, हम लोग कल मिलते हैं एक वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज उसको बताइए हमसे। आप लोग किसी भी माध्यम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन है ना, या टेलीग्राम या फोन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप अपनी बातें बताइए, हम लोग आपके साथ में। चलिए।